बिहार में भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी जीवन कुमार जी मेरे साथ मौजूद हैं और इनसे बात करने क्यों आए, क्योंकि इस देश के साथ साथ बिहार में भी लोकसभा चुनावों के 4 चरण के चुनाव हो गए, लेकिन 3 चरणों का जो मतदान बाकी है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। जब पूरा बिहार किसी ने घूमा हो तो पार्टी किस तरीके से तैयारी कर रही है, पार्टी कहाँ मजबूत है, पार्टी किन चीजों पर ध्यान दे रही है, ये समझना जरूरी हो जाता है। जीवन जी, पूरे बिहार में और खास तौर पर जिसको हम कहते हैं कि भोजपुर का इलाका, अगर इस क्षेत्र को एक क्षेत्र के हिसाब से देखा जाए, खूब आपकी जिम्मेदारियां पार्टी संगठन ने लगाई। क्या फीडबैक, एक तो मैं थोड़ा सा ये जानना चाहता, 4 चरणों का फीडबैक आप लोगों के पास आया होगा वो, और इन अब जो 3 चरण बचे और उन इलाकों में खासतौर पर जहां आप लोगों के बीच में लगातार जा रहे हैं, किन चीजों पर खास ध्यान है? देखिए, हम लोग तो ये फोकस कर रहे हैं कि वोटिंग परसेंटेज हमारा बढ़े। हम लोग की पार्टी का ये सोचना है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में हर आदमी को वोट करना चाहिए। वोटर्स के बीच में उदासीनता का माहौल नहीं होना चाहिए, और जैसे वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा तो डेमोक्रेसी की मजबूती उसी से आती है। तो हम लोग केवल इतना प्रयास कर रहे हैं। बाकी जो हम पूरा बिहार घूमे, खासकर हम जब सिवान गए, खगड़िया गए, बेगूसराय गए, लोकसभा औरंगाबाद लोकसभा गए, जब गया लोकसभा में कैंप किए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ हम लोग कार्यक्रम में रहे भी, एक साथ एक ही मंच पे प्रधानमंत्री जी थे, हम लोग भी थे, साथ में थे, एक ही मंच पे मंच शेयर किया हम लोग नवादा गए। तो लोगों का रुझान देखा कि गजब का रुझान है वहां पे। खासकर एक ऐसा कौम है, एक ऐसा वर्ग है जिस वर्ग को लोग अंडर एस्टिमेट कर रहा है पूरे देश में। आप देखिएगा अचानक एक ऐसा रिजल्ट आएगा पूरे देश में जो चौंकाने वाला होगा। और उस कौम को, वो कौम कौन है? गरीब का कौम है, गरीबों का कौम है। और अब एक घटना बता रहे हैं आपको। जब सोनबरसा में हम प्रचार कर रहे थे, बक्सर जिले में सोनबरसा बाजार में, तो प्रचार करने के दौरान कई वैश्य समाज का, चूंकि हम उस समाज से आते हैं, तो कई वैश्य समाज का संगठनों के साथ मीटिंग किया। उसी दौरान चलते चलते सोनबरसा बाजार में एक हमारी गरीब बहन थी, उस हाथ में मतलब बच्चा ली हुई थी। तो उनसे मैंने पूछा, दीदी आप किसको वोट देंगे? तो दीदी ने बोला कि वोटवा हम जियान करब। अरे वोटवा हम मोदी जी के देव। तो हम कहे, दीदी वोटवा कहाँ से देव? यहाँ मोदी जी लड़त रहे प्रत्याशी दूसरा ना ना, हम सब जानता नहीं। हमारा वोट हम कमल छाप पर देहब। हमरा राशन देते नहीं, हमरा गरीब आदमी बनी, हमरा राशन मिलता, हमरा खाए के मिलता, हमरा कमाई कम बा घर में, हमरा दाल चावल यहाँ सब चलता, तो हम कहाँ वोट खराब करब? तो हमें लगा एक ऐसी घटना औरंगाबाद में मिली। औरंगाबाद के सुदूर क्षेत्र में जब प्रचार में जा रहे थे, तो एक गरीब मजदूर जो है, जिसका कपड़ा फटा हुआ था, जब हमने गाड़ी रोक के पूछा कि आप वोट किसको दीजिएगा, तो बोला वोट हम बोले प्रत्याशी का, हम एनडीए की तरफ से घूम रहे हैं। तो बोला हाँ हाँ जाइए, हम आपका ये प्रत्याशी ठीक नहीं है आपका। तो एनडीए के प्रत्याशी, अब तो चुनाव हो चुका है वहां पर, तो सुशील सिंह के बारे में बोला कि आपके प्रत्याशी नहीं है, एकदम खत्म प्रत्याशी है, उनको कोई मतलब नहीं है। तो हम बोले इसका मतलब आप वोट नहीं दीजिएगा? तो वोट खराब नहीं ना करेंगे हम, अब क्या कीजिएगा? अब तो मजबूरी है। राम मंदिर हमारे मोदी जी बनाए, हम लोग गरीब आदमी हैं, डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं, राशन वो दिए। हम लोग का सपना मतलब कि पूरा हमारे घर में हमारा शौचालय नहीं था, शौचालय वो बनवाए। तो वोट तो उनका चलते खराब नहीं करेंगे। अब प्रत्याशी तो खराब आपका है, आप लोग को प्रत्याशी अच्छा देना चाहिए, लेकिन हम वोट मजबूरी में कमल छाप को करेंगे। तब लगा, ये सब बातों से मेरे दिमाग में ऐसा लगा कि हर हाल में इस देश में एक बड़ी ताकत, जो गरीबों की ताकत है, वो मोदी जी के साथ है, और वो चुनाव हमको जिता रही है। मैं इसलिए पूछने आया था क्योंकि बड़ी साफगोई से और बड़े साफ तरीके से आप बात करते हैं। तमाम नेताओं की और तमाम पदाधिकारियों की ड्यूटी अलग अलग क्षेत्रों पे लगती है, लेकिन जैसे आपने कहा ना, आप उस फीडबैक को भी बताते हैं जहां कोई प्रत्याशी से नाराजगी हो। अब मैं कुछ खास सीटों पर बात करना चाहता हूँ, क्योंकि आपने 2 सीटों की तो बात कर ली, एक जगह जहां चुनाव हुआ, एक जगह चुनाव होना है। काराकाट की मैं बात करना चाहता हूँ। काराकाट के बारे में आपका क्या विचार है, जमीन पर क्या फीडबैक आया, और वहां लड़ाई आप कहाँ मान रहे हैं? देखिए, हम औरंगाबाद में चुनाव प्रचार कर रहे थे, तो पार्टी ने जिम्मेवारी दी हमें प्रदेश अध्यक्ष ने बोला कि वैश्य समाज है और भी पिछड़े समाज, अति पिछड़े समाज में आप थोड़ा सा फोकस कीजिए। तो मैं उस समाज में घूम रहा था। तो काराकाट का लोकसभा है, उससे सटा हुआ पड़ता है, क्योंकि औरंगाबाद का कुछ पार्ट काराकाट में पड़ता है, तो वहाँ भी चूंकि हमारा क्षेत्र पड़ता है, हम जहाँ से एमएलसी हैं, तो मगध क्षेत्र और शाहाबाद क्षेत्र, जहाँ पे दोनों क्षेत्र मिला के हम एमएलसी हैं, जाने का मौका मिला। तो वहाँ के लोग जो है, वहाँ के लोग हर हाल में एनडीए को चाहते हैं, समझिए बात को। कुछ लोग मरमरिंग किए हुए हैं कि काराकाट में वोट, कुछ लोग जो कुछ निर्दलीय प्रत्याशी आ गए हैं जो वोट खराब कर रहे हैं, और जाति के नाम पर उनको वोट पड़ रहा है। लेकिन मैं बता दूं कि जाति के नाम पर वोट बिहार में नहीं पड़ेगा। जाति के नाम पर वोट पहले भी मांगे गए थे, और पहले मांगने में लोग 50,000, कुछ वही उन्हीं सबों में से निर्दलीय प्रत्याशी अच्छे स्टार प्रचारक को लाए थे, अक्षरा सिंह को लाए,
देश के हॉट स्टार जो कहते हैं हॉट स्टार प्रचारक हैं सिंगर्स को लाए और 50,000 की भीड़ इकट्ठा करके भी अपने ही परिवार के आदमी को 133 वोट पे उनको सिमटना पड़ा। तो आप समझ सकते हैं कि 50,000 की भीड़ उनको 133 वोट से ज्यादा न दिलवा सकी। इसका मतलब जनता विकास पसंद करती है और हर हाल में जनता को विकास चाहिए, सिंगर नहीं चाहिए। और यदि सिंगर भी कलाकार होते हैं, यदि आपके अंदर विकास की भावना जग जाए तो निश्चित रूप से आपको भी जनता सपोर्ट करेगी। तो उपेंद्र कुशवाहा वहां बहुत मजबूत प्रत्याशी हमारे हैं और उन्होंने काफी काम किया है, काफी लड़ाई की है और विकास के लिए लड़ाई की है। तो निश्चित रूप से वहां पर चुनाव हर हाल में जितना उनको ही है। देखिए, एक तरफ उनके अगेंस्ट में जो प्रत्याशी है माले के प्रत्याशी, और माले के बारे में हम बताना चाहते हैं कि एक जमाना था और आज भी बता रहा हूं, औरंगाबाद लहर रहा था, औरंगाबाद लहर रहा था। नक्सलवाद से आज भी औरंगाबाद के कई ऐसे जगह हैं जहां औरंगाबाद को जूझना पड़ रहा है और काराकाट उससे सटे हुए हैं। तो वहां की जनता ने देखा है कि एक पान के दुकान पे भी ये माले वाले लोग लेवी मांगते थे कि तुम्हारा पान का दुकान का इनकम है साल में 2 लाख रुपए, एक काम करो तुम 25,000 दे दो, ज्यादा मत दो, हम कम ही पैसा मांग रहे हैं तुमसे। एक किसी को वहां इंडस्ट्री चलाना है, उद्योग चलाना है, चाहे छोटा इंडस्ट्री हो, बड़ा इंडस्ट्री हो, एमएसएमई हो, कोई भी हो, तो उसका तय होता था कि आपको इतना पैसा देना है, यदि आपको रोड बना है तो आपको इतना % देना है। तो ये खौफ और उनका एक अलग फरमान जारी होता था, यदि बात नहीं माने तो पंचायत में लाके आपकी हत्या कर दी जाएगी। और प्रशासन को था भाई केस भी नहीं लेना है, और जो केस करने जाएगा उसकी भी हत्या कर दी। तो केस भी ऐसे मामलों में बहुत कम ही हुआ करते थे। तो ऐसी घटनाओं को लोगों ने देखा है और दोबारा बिहार में अपराधियों का तांडव देखा है, अपराधियों का राज देखा है। यहाँ 6 बजे के बाद कोई व्यवसाय करने से डरते थे और आज 12 बजे रात में हमारी महिला बहन जो है 5 लाख रुपए लेके और 5 लाख का सोना पहन के खुलेआम घूम सकती है। तो इन चीजों को देखकर कभी भी जनता जो है माले को वोट नहीं देगी। माले मतलब जनता के बीच में लड़ाई पैदा करने वाले लोग, जनता के बीच में वैमनस्यता फैलाने वाले लोग, उनको विकास से दूर दूर से मतलब नहीं है। तो एक तरफ जनता उसको देख रही। पहले आपको याद होगा कि उनके भी समर्थन से दिल्ली में सरकार थी, दिल्ली में के गुजराल हुए, प्रधानमंत्री हुए, उनके समर्थन से, आरजेडी के समर्थन से आपके देवगौड़ा जी प्रधानमंत्री हमारे हुए। कई प्रधानमंत्री को देखे हम कि इन लोगों के समर्थन से हुआ। लेकिन अल्टीमेटली विकास के मामले में बात की जाए, उन लोगों ने बिहार के लिए कोई स्पेशल कुछ नहीं किया। आज कहते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। अरे जब आपके मदद से आपकी दिल्ली में सरकार थी, आपके प्रधानमंत्री दिल्ली में आपके मदद से थे, तब तो आपने कुछ नहीं किया। आज मोटा मोटा गोल गोल बात कर रहे हैं। तो मौका मिला तो काम करना चाहिए था आपको। ये जो बात बनाने का काम जो किए, जनता इससे वोट नहीं देगी। हालांकि जैसा आपने कहा कि क्योंकि आप एक क्षेत्र से, एक समुदाय के बीच से आते हैं, इसलिए पार्टी ने वैसी जिम्मेदारी दी है। लेकिन मैं थोड़ा सा ऊपर उठकर पूछना चाह रहा हूँ, विपक्ष एक परसेप्शन तैयार कर रहा है पूरे बिहार में, वो ये कि भारतीय जनता पार्टी जेडीयू के खिलाफ अंदर खाने लड़ाई लड़ रही है। और ऐसा नहीं कि आपने इस तरीके के वक्तव्य ना सुने हों, इस तरीके के वक्तव्य आ रहे हैं। अब उसमें काराकाट का उदाहरण दिया जाता है, उसमें सीवान का उदाहरण दिया जाता है, इस तरीके के उदाहरण पेश करके बताया जाता है कि देखिए भारतीय जनता पार्टी खुद ज्यादा बड़े बनने की इच्छा रखती है, खुद ज्यादा बड़े भाई वाली अप्रोच में आना चाहते हैं और इसलिए वो चुनाव में जनता दल यूनाइटेड का नुकसान ज्यादा करना चाहते हैं। विपक्ष ऐसे आरोप लगा रहा है, आपने भी सुना होगा, उस पर क्या जवाब रहता है? देखिए, हम तो अभी कम से कम 15 विधानसभा 16 विधानसभा 15 लोकसभा 16 लोकसभा में खुद भी घूमे हैं। लेकिन ऐसा हमको कहीं से फीडबैक नहीं आया है कि विपक्ष के लोग ऐसा मरमरी। हाँ, कुछ लोग हैं, जब विपक्ष के पास चूंकि कोई एजेंडा नहीं है, हमारे साथी हैं, जेडीयू हमारे साथी हैं, हमारे साथ के लोग हैं और हम लोग उनके साथ कदम से कदम मिलाकर। देखिए, आज मेरा शाम का समय सीतामढ़ी में है, तो सीतामढ़ी में तो जिस हिसाब से आप कह रहे हैं उस हिसाब से सीतामढ़ी में हमको प्रचार नहीं करना चाहिए, हमको नहीं जाना चाहिए। लेकिन हम वहां पर शाम में आज 6 बजे मेरी मीटिंग है वहां पर सीतामढ़ी में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम उनको भी जिताना चाहते हैं, हम अपने विपक्ष के कैंडिडेट को भी जिताना चाहते हैं। तो ये जो आरोप लगा रहे हैं, ये आरोप तो खुद ब खुद खत्म हो गया ना। तो ये गलत आरोप है और चूंकि उनके पास कोई एजेंडा नहीं है, जब उनकी सरकार थी तब उन्होंने विकास नहीं किया। लोग तरसते थे यहाँ पर 12 फीट रोड के लिए, 1 किलोमीटर 12 फीट का रोड बन जाए कहीं प्रखंड में, तो पूरे बिहार में चर्चा का विषय होता था। अरे बिहार में फलाना जिला में 12 फीट चौड़ा रोड 1 किलोमीटर बन गया। आज क्या है? आज स्थिति है कि कहीं कोई पूछने वाला नहीं है। जहां देखिए वहां रोड का जाल बिछा हुआ है। पहले 2-2 फीट मिट्टी में लोग जाते थे, अपना पैर रख के, कि चप्पल हाथ में लेके मिट्टी में पैर रख के सफर करते थे। तो ये बदलाव कहां से आया? इस बदलाव को करने में एनडीए का बड़ा रोल है। इस बदलाव को करने में दिल्ली सरकार, जो भाजपा के लोग वहां बैठे थे ना, उन लोगों का बड़ा रोल है। आप समझिए बात को। उन लोगों ने काफी फंडिंग किया, हमको काफी विकास के लिए पैसे दिए यहाँ पर, और तब जाके हम लोग का विकास हुआ। जब हमारी एनडीए की सरकार थी तब हमारे मुख्यमंत्री कौन थे?
हमारे मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही थे ना, और हम लोगों ने मिलकर सरकार चलाया। 7 साल लगा कंट्रोल करने में, 7 साल। यहाँ पे क्राइम एंड क्रिमिनल्स को कंट्रोल करने में 7 साल से ऊपर लगे, और तब जाके 5-7 साल हम लोग काम किए। लोग कहते हैं आपने क्या किया? अरे आपके बनाए हुए अपराधियों का तांडव का जो जाल था, उस जाल को तोड़ने में हमें समय लगा। कई अपराधी मारे गए, कई इनकाउंटर में मारे गए, कई भाग गए, कई आजीवन कारावास झेल रहे हैं। तो ऐसा उसको करने में समय लगता है ना। तो आपने एक मतलब ऐसा जाल बना दिया अपराधियों का, ऐसा तांडव कर दिया यहाँ पे कि लोग मतलब डरने लगे। यहाँ पर हमारी बहनों का इज्जत सुरक्षित था क्या? पटना के शहरों पर हमारी बहनें सुरक्षित नहीं थी। पटना के शहरों पर किसी हमारी बहन के स्तन पर, छाती पर मतलब जो है ना गलत निगाह, मतलब उस तरह के दृष्टिकोण से लोग देखते थे, और प्रशासन उसमें मतलब कि प्रशासन मौन रहती थी। ये बहुत ही विभत्स मतलब की बात है। मतलब देखिए एक बड़ा अंदर का एक काला चेहरा है। तो ऐसी ऐसी घटनाएं पेपर में छपती थी, तो हम लोग को दर्द होता था कि बताइए क्या मतलब है। पुलिस भी कुछ नहीं कर पा रही है, पुलिस भी लाचार महसूस कर रही है उन राजनेताओं के सामने। तो वो चीज दोबारा नहीं चाहते हैं जनता। यहाँ पे हर हाल में चाहते हैं अमन चैन शांति की यहाँ पर स्थापना हो, और हर हाल में यहाँ पर निश्चित। अब देखिएगा बात को, यहाँ कभी भी अपराधियों का सरकार नहीं आएगा, तांडव करने वाले का सरकार नहीं आएगा। माले की बात करते हैं, माले का एक प्रत्याशी नहीं जीतेगा, क्योंकि उन दिनों को लोगों ने देखा है जब जहां खून होली बहती थी, एकदम मतलब कि खूनी तांडव होता था, उन दिनों को देखा है। नक्सली कभी विकास किए हैं? नक्सली टावर लगाते हैं, हम लोग जाकर वहां हमारे विभाग के लोग जाकर टावर लगाते हैं, कोई तो वहां टावर लगाने से पहले बोलते हैं इतना पैसा लाओ, अब पैसा भी लेते हैं, लगता है उसके बाद उड़ा भी देते हैं। ये तो हमारे प्रशासन की चुस्ती दुरुस्ती है कि वहां पर वो डर के अब मतलब अपने आप को समेट रहे हैं, नहीं तो वो उनकी स्थिति पहले क्या थी। तो ये सरकार हर हाल में हमारे आम जीवन को मतलब कि बेहतर ढंग से चलाने वाली सरकार है, और जनता चाहती है अमन चैन शांति, हमारे लोग चाहते हैं अमन चैन शांति। ये स्थिति है यहाँ की। और चूंकि आपने बता दिया कि आपका सीतामढ़ी में कार्यक्रम है, मैं बहुत वक्त तो नहीं लूंगा, लेकिन एक सवाल पर वापस लौटता हूं, और वो काराकट ही है। और काराकट पर इसलिए लौटना चाहता हूं क्योंकि पवन सिंह के बारे में जो चीज कही गई, आप लोगों की पार्टी से बकायदा उम्मीदवार हुए, फिर उन्होंने अपना टिकट वापस किया, अब वो निर्दलीय लड़ रहे हैं। निर्दलीय हैं तो मतलब आप भी खिलाफ हैं, और जो और लड़ रहा है वो भी प्रतिद्वंदी है। कहाँ समीकरण बिगड़ा, कहाँ बातचीत बिगड़ी? क्योंकि उम्मीदवारी का ऐलान हुआ होगा, तो ऐसा तो है नहीं कि उनको बिना कॉन्फिडेंस मिले उम्मीदवार का ऐलान हो गया हो। देखिए अभी बिहार की जनता पवन सिंह को चाहती है कि अभी थोड़ा वेट करें। बिहार की जनता अभी पवन सिंह को उम्मीदवार के रूप में बेहतर पसंद नहीं करती है, क्योंकि उनको लगता है, बिहार की जनता को चाहता है, काराकाट की जनता को ऐसा लगता है कि पवन सिंह को जनता के बीच में कुछ काम करना चाहिए। अभी मैंने एक उदाहरण भी दिया कि पवन सिंह जी अपने चाचा जी को लड़ाए थे यहाँ से चुनाव, लेकिन 133 वोट आया था। उसका कारण यह है कि बिहार की जनता उनसे एक्सपेक्ट कर रही है कि वो अच्छा गाना गाए, अच्छा से हम लोग को इंटरटेन करे, काफी भीड़ जुटाएं। गाना जब गाए तो पूरा भीड़ लगे, यहाँ पर काफी लोग आए, यहाँ पर पूरा भारी भरकम भीड़ के बीच अच्छा। तो उस तरह का एक्सपेक्टेशन जनता का है, जो आज भी एक युवा वर्ग है जो फैंटेसी पसंद करता है, खासकर मतलब 15 वर्ष से ऊपर के युवाओं की बात करें तो स्कूल छोड़ के उनके गानों को सुनने के लिए आता है। इसका मतलब ये नहीं है कि उनका वोटर है वो, तो 18 वर्ष के बाद ही वोटर बनता है। तो ऐसे 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 और ऐसे उससे 18 वर्ष से ऊपर के भी कुछ लोग हैं जो इस तरह के फैंटेसी पसंद करते हैं। लेकिन जब विकास की बात आती है तो उनके परिवार में मंत्रणा होती है कि वोट किसको देना चाहिए, और इसी कारण से मैंने बताया कि उनको जनता के बीच में भी और रहना होगा, और तब जाके उनको जो है ये सोचना चाहिए कि हम चुनाव जीत सकते हैं। और नामांकन करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन चुनाव जितना एक अलग फैक्टर है। अब आदरणीय प्रधानमंत्री के सभा में 1 लाख की भीड़ है, और मतलब कि और एक स्टार सिंगर के सभा में 3 लाख की भीड़ है। तो आप बताइए वोट किसको पड़ेगा? मान लिया वही पार्टी खड़ा कर ले, एक निर्दलीय पार्टी, तो क्या वोट उसको पड़ेगा? माइकल जैक्सन यहाँ पर थी तो माइकल जैक्सन का भीड़ देखते थे। अब माइकल जैक्सन कह दे कि हम लड़ेंगे प्रधानमंत्री, तो कोई वोट करेगा उनको? तो ये एक अलग है, वो एक अलग चीज है, वो कला है, कला का लोग सम्मान करते हैं। और ये चुनाव अलग है, यहाँ विकास की बात होती है, यहाँ जमीन से मिट्टी से जुड़ के गाना गाना, जो हम मिट्टी से जुड़ल बानी, हमारा चाची वोट दी है, वो अलग इशू है। लेकिन काम करना, ये दोनों में आसमान जमीन का अंतर है। तो हमको लगता है कि अभी जनता ये चाहती है कि वो कुछ दिन और वेट करें और जनता के बीच जाएं। निश्चित रूप से उनको आगे आने वाले समय में हमारी शुभकामना है, लेकिन अभी वर्तमान में इस स्थिति में नहीं है। और हर हाल में आप जान लीजिए कि काराकाट हो, बक्सर हो, चाहे जिन लोकसभाओं की बात करें, तो वहां पर अभी एनडीए का उम्मीदवार के रूप में मात्र एक उम्मीदवार है, वो आदरणीय नरेंद्र मोदी है। अभी 2 घटना मैंने बताया कि सिर्फ और सिर्फ एक ही उम्मीदवार नरेंद्र मोदी, और उनके चलते पूरा देश का विकास जो हो रहा है, सब लोगों को दिमाग। चाहे सरहद पर हम बात करें, अपना हम सरहद पे बात करते हैं कि सरहद हमारा मजबूत हुआ है, आतंकवादी घटना 70% कम हो गया हमारे। आज रेलवे जो है, पहले छुक 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 चलती थी, आज वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बन रहा है।
आज वंदे भारत, पहले मेट्रो और वंदे भारत जैसे चीजों को हम विदेशों में देखते थे टीवी में, याद है ना आपको? पहले मुंबई का फिल्म सिटी जब विदेश हमारे हमारे इंडिया के लोग को ले जाते थे, भारत के लोग को, तब उसी तरह का मेट्रो ट्रेन में बैठाते थे। देखिए अब विदेश आ गए हैं। आज के डेट में क्या है? आज के डेट में हमारे भारत के लोग हर शहर में इस तरह का वंदे भारत का एक्सपीरियंस ले रहे हैं और 380 डिग्री में घूम के जो है मजा ले रहे हैं। तो ये किसका, ये एक सोच में परिवर्तन हुआ है। पहले क्या था कि मेक इन इंडिया का कंसेप्ट नहीं था। या हमारे लोग चाहते थे, देश के लोग, हमारे देश के नेता चाहते थे कि विदेश से हमारा जो है युद्ध करने का जितना उपकरण है विदेश से खरीदा जाए। जब मोदी जी बने तब क्या हुआ? मेक इन इंडिया का कंसेप्ट लाया कि जो भी युद्ध के उपकरण बनेंगे, अधिक से अधिक उपकरण जो है हमारे यहाँ बने, और यदि हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी नहीं है तो हम जो बाहर से सामान खरीद रहे हैं युद्ध करने के लिए, चाहे किसी भी तरह का हो, उसका जो रिपेयरिंग का सामान हो, हर हाल में कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हो कि वो रिपेयरिंग का सामान भारत में बने। तो एक नया चेंजेज आया है, एक नया अब हम क्या है, अब भारत से युद्ध करने वाले सामान को हम बनाकर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। कल तक क्या था? कल तक टीवी पर हमको दिखाया जाता था कि देखो ये ड्रैगन है, ये चाइना है, जब अटैक करेगा तो क्या स्थिति आएगी, देखो ये पाकिस्तान है। आज वही पाकिस्तान है, रोटी आटे के लिए तरस रहा है। तो कितना चेंज आया है। एक तरफ कंगाली की ओर चला गया पाकिस्तान, एक तरफ हम कहा, हमारी अर्थव्यवस्था कहाँ थी? 10वें 11वें नंबर पे थी, आज हम 5वें नंबर पर आ गए हैं। तो हम लंदन को भी पीछे छोड़ दिए। कहते हैं लोग कभी कभी हमारे देहात में कि लाट साहब बनत रहा, बड़का तू तेज बनत रहा, बड़का भेल बड़ा। तो बड़का आदमी मतलब कि लाट साहब का मतलब लंदन से लोग उसको रिलेट करते थे। तो इसका मतलब वो कंसेप्ट था। आज सोचिए कि उस चीज को भी हमने पीछे छोड़ दिया। आज हम लंदन से भी आगे बढ़ गए और आने वाले समय में जो हमारा प्रोजेक्शन है, हम जापान से भी आगे बढ़ने जा रहे हैं। तो हम अब टॉप 3 इकोनॉमी, दुनिया के सैकड़ों देशों में हम टॉप 3 इकोनॉमी में आ रहे हैं। कल तक G20 की बात सोचता था लोग यहाँ पर, आज G20 में देखिए 196 देश के लोग यहाँ पर आए ना, और पूरा देश घूमे। कश्मीर के बारे में लोग क्या सोचता था कल तक? कश्मीर स्वर्ग है, लेकिन जब जाने के लिए बात होती थी तो यही कांग्रेस के लोग हेलीकॉप्टर से जाते थे। क्या भाई? तो उनको भी डर था कि लाल चौक के आगे बढ़ेंगे तो पता नहीं कौन बम ब्लास्ट कर देगा, ये कोई ठीक नहीं है। इसलिए चलो भाई, मीडिया में कुछ भी बोलो, लेकिन चलो हेलीकॉप्टर से। आज वो भी लोग आज बाई रोड जा रहे हैं। कल तक कांग्रेस के लोग जो है कश्मीर के बारे में क्या परसेप्शन बनाया, धारा 370 कंटिन्यू करेगा, डरते थे कि जाएंगे तो कहीं मेरी भी हत्या ना हो जाए। आज वही लोग बाई रोड जा रहे हैं और अंदर से आनंदित फील कर रहे हैं। आज बैट बॉल खेल रहे हैं कश्मीर में। कितना बदलाव आया है। पहले हमारे बॉर्डर के जवान में क्या परसेप्शन था? पहले हमारे बॉर्डर के जवान में यह परसेप्शन था कि हमारे जो जवान है वहां जाएंगे तो 2 साल के पहले वहां से वापस नहीं लौटेंगे। ये परसेप्शन था। आज क्या परसेप्शन हो गया है कि नहीं भाई, वो छुट्टी मिल जाती है। तो छुट्टी क्यों मिलती है? इसके पीछे कारण समझिए। छुट्टी इसलिए मिलती है कि आतंकवादी घटनाएं पहले से 70% कम हो गया है, इसलिए छुट्टी मिलती है। इसलिए हमारे अधिकारी थोड़ा रिलैक्स महसूस करते हैं, अब परिवार के साथ जाकर रहना पसंद करते हैं वहां पे। तो काफी अंतर आया है, ये बदलाव। और मतलब मैं तो शुक्रिया कहूंगा इस बातचीत के लिए, क्योंकि बिहार की कुछ एक सीटों से हमने बात शुरू की थी और देश के मुद्दे कहां तक पहुंचे वो आपने बताया। जैसा आपने शुरू में बीच में कहा कि आपको तमाम दौरों पर जाना है, तो उस तमाम व्यवस्था के बीच में वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। लेकिन जैसा आपने कहा, उन सीटों पर जो आपने अनुमान लगाया है, परिणाम क्या होगा 4 जून को हमारी भी नजर रहेगी, और उम्मीद करता हूं तब एक लंबा वक्त मिलेगा कि अच्छी बातचीत हो और जिन समीकरणों के साथ आप बात कर रहे हैं उसका वक्त मिले। बहुत बहुत शुक्रिया जीवन जी बात करने के लिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।